हेलो गाइज, मैं प्रणव आखरे आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। नाउ रिसेंटली सीएसआईआर ने एएसओ और एएसओ के लिए नई रिक्रूटमेंट लॉन्च की है। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब आप इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं और वेरी सिंसियरली प्रिपेयर करना चाहते हैं। तो देखिए, इस एग्ज़ाम के बारे में हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए, इसके बारे में हम आप पे आज बात करेंगे। क्योंकि देखिए, इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करने में अभी सिर्फ 1.5 महीना ही बाकी है। जी हाँ, 1.5 मंथ का ही पीरियड बाकी है। नेक्स्ट फरवरी में ये एग्ज़ाम कंडक्ट की जाने वाली है। तो हमारे पास टाइम बहुत कम है। इसके लिए हम इस एग्ज़ाम के लिए क्या स्ट्रैटेजी यूज़ कर सकते हैं? क्योंकि देखिए, इस एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने के लिए कोई 1.5 या 1 साल से प्रिपेयर नहीं कर रहा था। तो जो लोग यूपीएससी प्रिपेयर कर रहे थे या फिर एसएससी, सीजीएल ये प्रिपेयर करते हैं, यही स्टूडेंट ये एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो इतने कम वक्त में हम इस एग्ज़ाम को किस प्रकार से क्रैक कर सकते हैं, उसके बारे में हम स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ एक अप्रॉक्सीमेट कट ऑफ भी हम यहाँ पे प्रेडिक्ट कर सकते हैं। जी हाँ, एक अप्रॉक्स कट ऑफ की यहाँ पे बात कर रहा हूँ मैं। उसके साथ साथ एक इस एग्ज़ाम का पैटर्न और बुक लिस्ट भी हम यहाँ पे बात करेंगे। यूपीएससी स्टूडेंट और नॉन यूपीएससी स्टूडेंट इस एग्ज़ाम को किस प्रकार से यहाँ पे अप्रोच कर सकते हैं अलग अलग। क्योंकि देखिए, यूपीएससी का अप्रोच अलग है और बाकी नॉन यूपीएससी स्टूडेंट है, जैसे एसएससी हो गया और सीजीएल होगा, उन दोनों को इस एग्ज़ाम को लेके थोड़ा अप्रोच अलग अलग रखना पड़ेगा। तभी आपको 1.5 महीने में इसका सिलेबस भी कवर हो पाएगा और आप ये एग्ज़ाम क्रैक भी कर पाओगे। तो लेट्स सी इन डिटेल्स। इस एग्ज़ाम के बारे में बात करने से पहले मैं आपको यहाँ पे मेरा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। देखिए, दिस इज़ मी प्रणव आखरे। मैंने देखिए यूपीएससी की सीएपीएफ जो एग्ज़ाम है, सीएपीएफ का एग्ज़ाम और ये जो हमारा सीएसआईआर का ये यहाँ पे आज का जो एग्ज़ाम है ये भी का, इन दोनों के पैटर्न में बहुत ज़्यादा समानता है। यानी डिक्टो ये पैटर्न मैच करता है। जिस प्रकार से यहाँ पे भी एक सेकंड फेज में रिटर्न की एग्ज़ाम है, वैसे ही यहाँ पे सीएपीएफ में भी एग्ज़ाम होती है और सीएसआईआर में भी सेम पैटर्न है। इस देखिए, ये रहा है वो एग्ज़ामिनेशन का नोटिफिकेशन। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये एग्ज़ाम फरवरी महीने में कंडक्ट करने की जाने वाली है और इसका फॉर्म 12 जनवरी तक हम भर सकते हैं। तो इस एग्ज़ाम के पैटर्न की अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए, ये एग्ज़ाम 2 फेजेस में या फिर हम कह सकते हैं 3 फेजेस में कंडक्ट होने वाली है। क्योंकि देखिए, यहाँ पे फेज़ 1 में जो है पेपर 1 और पेपर 2 होने वाला है। ये फेज़ 1 की बात है। फेज़ 1 में पेपर 1 और पेपर 2 कंडक्ट होगा। उसके साथ साथ फेज़ 2 में पेपर 3 है जो डिस्क्रिप्टिव होगा। फेज़ 2 में पेपर 3 है जो डिस्क्रिप्टिव होगा। उसके साथ साथ अगर आप एसओ के लिए क्वालिफाई होते हैं तो आपके इंटरव्यू भी होगा, जो फेज़ 3 कह सकते हैं हम इसे। और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो है वो जो एसओ के लिए है, ये एसओ के लिए नहीं है। तो यहाँ पे 3 फेज़ हम हैं बोल सकते हैं कि पेपर 1 है, पेपर 2 है, उसके बाद पेपर 3 है। तो पेपर 1 एंड पेपर 2 विल बी इन फेज़ 1, पेपर 3 विल बी इन फेज़ 2 एंड इंटरव्यू विल बी इन फेज़ 3। ओके। तो ये एग्ज़ाम ऐसे 3 फेजेस में कंडक्ट होने वाली है। इसमें से पेपर 1 में जो है 150 मार्क का पेपर 1 होने वाला है, उसके साथ 200 मार्क का पेपर 2 होने वाला है। और फेज़ 2 में जो है डिस्क्रिप्टिव पेपर जो है वो 150 मार्क तक का होने वाला है। तो इस सिलेबस की हम डिटेल में बात कर लेते हैं कि क्या कैसा सिलेबस है। उसी के साथ साथ यहाँ इसकी बुक लिस्ट भी हम बात कर लेंगे। तो देखिए, पेपर 1 जो है उसमें जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश, ये 2 कंपोनेंट्स हैं। ठीक है। तो पेपर 1 में जनरल अवेयरनेस है और उसके साथ साथ इंग्लिश का भी हमें यहाँ पे पेपर है। तो अगर जनरल अवेयरनेस की बात करें तो यहाँ पे हिस्ट्री है, पॉलिटी है, उसके साथ साथ करंट अफेयर्स है। और इंग्लिश में कॉम्प्रहेंशन के साथ साथ यहाँ पे ग्रामर्स का भी कुछ सिलेबस है, उसके साथ पंक्चुएशन एंड आइडियम्स वगैरह का भी यहाँ पे वेटेज है। तो इंग्लिश होगा 50 मार्क का और जीएस जिसे बोलते हैं जनरल अवेयरनेस जनरल स्टडीज़, वो होगी 100 मार्क की। ये दोनों मिला के हो गए 150 मार्क। ये है पेपर 1। ठीक है, ये पेपर 1 हुआ। उसके बाद जो पेपर 2 होगा, पेपर 1 एंड पेपर 2 मोस्टली एक ही दिन कंडक्ट होंगे, ऑन सेम डे। तो यहाँ पे हमें इन दोनों पेपर के बीच में ज़्यादा ऐसा डिस्टेंस नहीं मिलने वाला है। तो पेपर 2 जो होने वाला है वो 200 मार्क का होने वाला है। और यहाँ पे देखिए लगभग 8 कंपोनेंट्स है।
और सभी कंपोनेंट्स को सेम मार्क यहाँ पे अलॉट किया गया है। 25 मार्क्स हर कंपोनेंट यहाँ पे अलॉट किया जाएगा। जैसे रीजनिंग हो गया, उसके साथ साथ अरिथमेटिक्स हो गया, जनरल साइंस हो गया, इकोनॉमिक्स है, एनवायरनमेंट है, उसके साथ इथिक्स। ये इथिक्स ये यूपीएससी के स्टूडेंट्स के लिए नया नहीं है, बट बाकी दूसरों के लिए ये नया पोर्शन है। उसके साथ साथ डिसीजन मेकिंग, मैनेजमेंट एंड प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस, ये तो ऑलमोस्ट सभी के लिए नया पोर्शन है। उसके साथ साथ नेशनल ज्योग्राफी भी है। इन सभी को 25 मार्क का वेटेज है। तो ऐसा हो गया कि पेपर 1 150 मार्क का हुआ, उसके बाद 200 मार्क का ये हुआ, यानी टोटल पहला फेज जो है वो 350 मार्क का होगा। और इन्हीं 350 मार्क में से 350 में से हमारा कट ऑफ लगने वाला है। जी हाँ, ये पहला फेज़ का कट ऑफ इन्हीं मार्क में से लगेगा। उसके बाद ही ये कट ऑफ अगर हम क्लियर करेंगे तो उसके बाद ही हमें डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए एलिजिबिलिटी मिलेगी। तो अगर हम यहाँ पे डिटेल बात करें पूरे सिलेबस की, तो ये रहा डिटेल सिलेबस। हम यहाँ पे उसके बुक्स वगैरह भी यहाँ पे देखेंगे अभी। ये रहा। तो ना अगर हिस्ट्री का सिलेबस देखें तो यहाँ पे देखिए हड़प्पन सिविलाइजेशन, मौर्यन, वैदिक पीरियड, यानी यहाँ पे एंशियंट हिस्ट्री, उसके साथ साथ मिडीवियल और मॉडर्न, ये तीनों हिस्ट्री यहाँ पे कवर की जाने वाली है। और मुझे लगता है कि इस पोर्शन पे ऑलमोस्ट 35 मार्क्स तक का वेटेज हो सकता है। जी हाँ, 35 मार्क्स तक का इस सेक्शन पे हिस्ट्री से वेटेज आ सकता है। और मुझे लगता है इसके लिए सबसे बेस्ट अगर कोई बुक है तो नॉन यूपीएससी जो स्टूडेंट है उन्होंने यहाँ पे लूसेंट यूज़ करनी चाहिए। जी हाँ, लूसेंट एक गुड सोर्स है। उसके साथ साथ जो यूपीएससी स्टूडेंट है उन्होंने जो अपना उनके खुद के जो जीएस के सिलेबस है वही बुक यूज़ करिए। जैसे स्पेक्ट्रम हो गया, उसके साथ साथ एंशिएंट और मिडीवेल के लिए आप एनसीईआरटी यूज़ करिए। तो अब अगर आप यहाँ पे पूछेंगे कि नॉन यूपीएससी स्टूडेंट है उन्होंने क्या स्पेक्ट्रम यूज़ नहीं करनी चाहिए, जी हाँ आप कर सकते हैं, लेकिन टाइम कंस्ट्रेंट होने की वजह से, बहुत कम वक्त होने की वजह से आप क्या ये कर पाएंगे। ये देखिए, पहले मैं तो बोलता हूँ कि ये लूसेंट पहले कवर कर लीजिए। अगर आपके पास फिर टाइम बचता है तो आप फिर स्पेक्ट्रम के लिए जाइए। ठीक है, नॉन यूपीएससी एस्पिरेंट, यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए तो मोस्टली स्पेक्ट्रम उन्होंने पढ़ी है, तो उनके लिए कोई दूसरा ये नहीं है। लगे तो उन्होंने थोड़ा लूसेंट को देख लीजिए, क्योंकि यूपीएससी के स्टूडेंट मोस्टली लूसेंट पढ़ते नहीं है। इसके लिए थोड़ा लूसेंट देख लीजिए हिस्ट्री के लिए। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन पे देखिए एक ही बुक है, वो है लक्ष्मीकांत। जी हाँ, सभी स्टूडेंट ने यहाँ पे लक्ष्मीकांत यूज़ कीजिए, मेरा मानना है। नॉन यूपीएससी और यूपीएससी दोनों ने भी, क्योंकि पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो लक्ष्मीकांत का ही है। यहाँ पे मोस्ट ऑफ द वही सिलेबस कवर हो जाएगा। उसके साथ साथ ये कुछ टॉपिक्स है यहाँ पे, इन टॉपिक्स को अगर करना है तो यहाँ पे थोड़ा करंट का यहाँ पे क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये जो टॉपिक्स है ये हमें करंट से करने हैं। ठीक है, उसके बाद करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स के लिए देखिए, आप जिस भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं ना, उसके लिए जो आप करंट अफेयर कर रहे हैं वही करिए। यहाँ पे स्पेसिफिक कोई दूसरा करंट अफेयर की मत कीजिए। देखिए, अकॉर्डिंग टू मी इसके लिए गुड सोर्स है जीके टुडे। जीके टुडे करिए आप, या फिर आप जो भी सोर्स कर रहे होंगे, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे जो स्पोर्ट न्यूज़ है, रिपोर्ट न्यूज़ है, कमेडी वगैरह, ये मोस्ट ऑफ द करंट के बुक्स में हो जाता है। तो अगर आप सीजीएल के लिए अगर कोई अलग से करंट अफेयर्स यूज़ करते हैं तो आप वो यूज़ करिए। मेरा मानना है कि जीके टुडे इज़ बेस्ट। ठीक है, और अभी यहाँ पे हाँ, जो यूपीएससी एस्पिरेंट है वो पूछेंगे कि क्या विजन आईएएस हो गया, इनसाइट हो गया, वो करंट यहाँ पे सफिशिएंट होगा। तो मुझे लगता है कि नहीं, वो करंट अफेयर्स यहाँ पे सफिशिएंट नहीं होगा। क्योंकि देखिए, विजन हो गया या फिर इनसाइट हो गया, वहाँ पे जो करंट अफेयर होता है वो कंसेप्ट बेस्ड होता है। या वहाँ पे आपको स्पोर्ट्स न्यूज़ या फिर जो होते हैं कि फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं वो वहाँ पे कवर्ड नहीं होते। इसलिए जो यूपीएससी के स्टूडेंट हैं उन्होंने अगर करंट अफेयर्स करना है तो उनको विज़न के अलावा भी आपको थोड़ा बहुत बाहर से करंट अफेयर करना पड़ेगा। जैसे कि जीके टुडे हो गया, जहाँ पे हम फैक्चुअल करंट अफेयर्स करेंगे। तो इसके लिए हम जीके टुडे ही रेफ़र कर सकते हैं, बहुत अच्छा सोर्स है ये। उसके बाद आता है इंग्लिश। देखिए, इंग्लिश में मोस्ट ऑफ द यूपीएससी स्टूडेंट जो होते हैं वो यहाँ पे कुछ प्रिपेयर नहीं करते। सीजीएल और एसएससी के स्टूडेंट के लिए ये बहुत ईजी पोर्शन है। तो मुझे लगता है कि ये पोर्शन करने के लिए अरिहंत की जो बख्शी की बुक आती है वो एक अच्छा सोर्स है, बख्शी सर का।
तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे आपका 150 मार्क का यहाँ पे प्रिपरेशन हो जाती है। उसके बाद जो पेपर 2 है उसमें देखिए रीजनिंग हो गया या फिर मेंटल एबिलिटी और अरिथमेटिक्स हो गया, क्वांट हो गया। इसके लिए मैं कोई भी सोर्स रेफ़र करने के लिए नहीं बोलूँगा। फिर देखिए मैं यहाँ पे कोई सोर्स नहीं बताऊँगा क्योंकि आप पहले से ही इस पोर्शन का पहले से ही प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपके पास जो भी बुक्स है वही प्रिपेयर कीजिए क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। ठीक है? उसके बाद अगर साइंस की बात करें तो साइंस के लिए आप एनसीईआरटी यूज़ कीजिए। साइंस के लिए एनसीईआरटी बहुत अच्छा हो सकता है। उसके बाद इकोनॉमिक्स के लिए आप मोस्टली करंट पे ही रहिए क्योंकि देखिए इकोनॉमिक्स में जैसे एचडीआई हो गया, ठीक है, एचडीआई हो गया या फिर ग्रीन इंडेक्स हो गया या फिर ये रैंकिंग्स हो गए इंडिया की, ये मोस्टली करंट अफेयर्स में ही कवर होती है। इसलिए मुझे लगता नहीं है कि इसके लिए कोई स्पेसिफिक सोर्स आपको यूज़ करना चाहिए, ये आप करंट अफेयर्स से ही करिए। उसके बाद एनवायरनमेंट भी जो है, जो यहाँ पे दिया है देखिए, एनवायरनमेंट भी आप जो बेसिक है वो शंकर आईएएस से कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद मोस्टली यहाँ पे जो सिलेबस दिया है वो मोस्टली करंट बेस्ड दिया है। तो अगर एनवायरनमेंट के लिए बोले तो शंकर आईएएस की बुक आप थोड़ी बहुत रेफर कीजिए सिलेबस के टॉपिक करने के लिए। उसके बाद आप करंट पे ही रिलाई कर सकते हैं एनवायरनमेंट के लिए। उसके बाद देखिए हाँ, इथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस। इथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस के लिए देखिए यूपीएससी के स्टूडेंट के पास तो बहुत सारा सोर्स अवेलेबल है ऑलरेडी। जो नॉन यूपीएससी स्टूडेंट है उनके लिए ये टॉपिक्स पूरा नया है। नॉन यूपीएससी वाले स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, तो देखिए मैं बोलता हूँ इस टॉपिक के लिए 25 मार्क का वेटेज है। तो अगर आपके पास टाइम है तो मैं बोलता हूँ कि आप लूसेंट का जो 2-3 चैप्टर है, लूसेंट एक बुक है इथिक्स की, लूसेंट नहीं, लेक्सिकॉन। लेक्सिकॉन एक बुक है इथिक्स की। हम इस यहाँ से हम 2-3 चैप्टर अगर प्रिपेयर कर ले तो ये पूरा सिलेबस प्रिपेयर हो जाता है। तो लेक्सिकॉन एक बहुत ही अच्छी बुक है इथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस के लिए। उसके बाद डिसीजन मेकिंग देखिए कोई भी नॉर्मल आदमी ये सॉल्व कर लेगा क्योंकि यहाँ पे बेसिक आईक्यू ही लगता है, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। 25 क्वेश्चन मुझे तो लगता है ये बहुत ही फ्री मार्क्स है डिसीजन मेकिंग के, ये आप तो कर लोगे। उसके बाद आता है मैनेजमेंट एंड प्रिंसिपल। मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल है, ये जो बुक है, ये सिलेबस जो है सिर्फ मुझे आरबीआई के जो ग्रेड बी की एग्ज़ाम होती है वहाँ पे मिला है और वो भी जो यहाँ पे सिलेबस है उससे बहुत कम सिलेबस होता है आरबीआई में। तो अगर ये सिलेबस को आपको करना है तो मुझे लगता है ये एनसीईआरटी करिए। एनसीईआरटी आती है बिजनेस स्टडीज़ की 12th स्टैंडर्ड की, वो करिए आप। और उसके साथ साथ अगर आपको करना है और ज़्यादा डिटेल में तो आप आरबीआई ग्रेड बी के कुछ सोर्सेस देख सकते हैं। देखिए ये जो सोर्स है या फिर ये जो टॉपिक है इसके लिए उतना सोर्स अवेलेबल है नहीं। तो मोस्टली आपको अगर ये करना है तो आपको गूगल के पे यहाँ पे डिपेंडेंट होना पड़ेगा। गूगल से आप इसको सर्च करिए और आप वहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद है नेशनल ज्योग्राफी। तो देखिए नेशनल ज्योग्राफी के लिए आप एनसीईआरटी करिए, बहुत ही प्यारी बुक है एनसीईआरटी की। 11th स्टैंडर्ड की है मेरे ख्याल से, हाँ 11th की है, बहुत ही अच्छी है। वहाँ पे आपका पूरा इंडियन ज्योग्राफी कवर हो जाएगा, आप वो करिए। ठीक है, नेशनल ज्योग्राफी आपका यहाँ पे हो जाता है। तो अगर हम यहाँ पे पूरी बुक्स का अगर एक कलेक्शन करें तो देखिए यहाँ पे बुक लिस्ट देखी जाए तो देखिए हिस्ट्री के यहाँ पे अपन लूसेंट यूज़ कर सकते हैं, लूसेंट और स्पेक्ट्रम। उसके साथ साथ पॉली के लिए लक्ष्मीकांत। उसके साथ साथ करंट अफेयर्स के लिए जीके टुडे। इन्वायरमेंट के लिए शंकर आईएएस और करंट अफेयर्स भी कर लो। और इकोनॉमिक्स के लिए मुझे लगता है कि करंट अफेयर्स सफिशिएंट हो जाएगा। उसके बाद अगर ज्योग्राफी है तो इसके लिए एनसीईआरटी कीजिए। उसके बाद इथिक्स के लिए लेक्सिकॉन कीजिए। जनरल साइंस के लिए एनसीईआरटी कीजिए। उसके साथ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के लिए एनसीईआरटी यूज़ कीजिए, जो बिजनेस स्टडीज़ की आती है वो एनसीईआरटी यूज़ कीजिए। और इंग्लिश के लिए अरिहंत की बख्शी यूज़ कीजिए।
तो यहाँ पे हमारा जो है बुक्स का टॉपिक ख़त्म होता है। तो इन्हीं में मोस्ट ऑफ द इन्हीं सोर्स से आपका ये पूरा सिलेबस हो जाएगा। नाउ अभी हम स्ट्रैटेजी की बात कर लेते हैं। स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि टाइम बहुत कम है। टाइम कंस्टेंट होने की वजह से सिर्फ 1.5 महीना मिल रहा है हमें, लगभग 50 डेज़ के आसपास का यहाँ पे वक्त है। तो अगर 50 डेज़ में हमें ये सब सिलेबस कवर करना है तो आप स्क्रैच से तो पढ़ नहीं सकते। ये आप एक बात ध्यान रखिए कि स्क्रैच से तो यहाँ पे बिल्कुल नहीं कर सकते। तो देखिए, ये रिक्रूटमेंट आने के पहले आप कोई ना कोई एग्ज़ाम तो प्रिपेयर कर रहे थे। जो यूपीएससी एस्पिरेंट हो, ये यूपीएससी प्रिपेयर कर रहा था, या फिर सीजीएल प्रिपेयर कर रहे थे, या फिर एसएससी प्रिपेयर कर रहे थे। ठीक है, तो ये जो एग्ज़ाम है इसका मोस्ट ऑफ द सिलेबस यहाँ पे ओवरलैप करता है। जैसे यूपीएससी का तो मेरे ख्याल से एटलीस्ट 200 मार्क्स का सिलेबस तो यूपीएससी के साथ ओवरलैप होता है। ठीक है, तो जो यूपीएससी एस्पिरेंट है उन्होंने क्या करना है कि इस स्पेसिफिक एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर नहीं करना है। उन्होंने देखिए जो ओवरलैप होता है वो सिलेबस कीजिए, और जो एक्स्ट्रा बचता है वो सिलेबस थोड़ा थोड़ा कीजिए। जैसे इंग्लिश होता है, जैसे इंग्लिश यूपीएससी एस्पिरेंट इंग्लिश नहीं करते हैं। ठीक है, ग्रामर वगैरह हो गया, तो इन्होंने क्या करना है कि इंग्लिश का थोड़ा थोड़ा स्टडी चालू रखिए आप, और जो आपका बेसिक जो 200 मार्क कवर हो रहे हैं वो आप बहुत स्ट्रांग बना लीजिए, ताकि इन 200 मार्क्स में से आप मोस्ट ऑफ द मार्क्स स्कोर कर ले, और यहाँ पे आप एवरेज मार्क्स स्कोर कर ले। ठीक है, ये स्ट्रैटेजी रखिए। वैसे ही सीजीएल और एसएससी के स्टूडेंट्स के लिए अगर बताओ तो उनका जो है इंग्लिश हो गया, उसके बाद अरिथमेटिक्स हो गया और रीजनिंग हो गया, ये 100 मार्क्स तो उनके लिए बहुत ही ईजी है। तो आप ऐसा ट्राई कीजिए कि ये 100 मार्क्स में आपको बहुत ज़्यादा स्कोर करना है, यानी नियर अबाउट 90 के आसपास आप यहाँ पे स्कोर कीजिए। और जो बाकी का है जीएस का पोर्शन, उसको आप एवरेजली प्रिपेयर करिए। जीएस आप एवरेजली प्रिपेयर कर लीजिए, एसएससी और सीजीएल वाले। और मुझे लगता नहीं है कि बहुत ज़्यादा हार्ड पेपर आएगा, क्योंकि टाइम इन्होंने जो दिया है कि जैसा पेपर 1 है 150 मार्क के लिए सिर्फ 120 मिनट है। ठीक है, तो 150 क्वेश्चन 120 मिनट में करना है। इसके लिए मुझे नहीं लगता कि पेपर उतना हार्ड आएगा, यानी क्वेश्चन ईजी रहेंगे मुझे लगता है। इसलिए आप जो नॉन यूपीएससी एस्पिरेंट है उन्होंने थोड़ा थोड़ा जीएस तो कर लेना ही चाहिए, तभी ये एग्ज़ाम क्रैक हो सकती है। उसके बाद हम यहाँ पे अभी आते हैं अपने फाइनल यहाँ पे कि क्या कट ऑफ क्या हो सकती है। देखिए, मैंने यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो देखे इसके बारे में कि कट ऑफ क्या हो सकती है। बहुत जन कट ऑफ प्रेडिक्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये एग्ज़ाम डायरेक्ट 2013 के बाद आ रही है। ठीक है, तो 2013 के बाद, और जब ये एग्ज़ाम हुई थी पिछले बार, उसका जो सिलेबस था और अभी का जो पैटर्न है वो बहुत डिफरेंट है। तो यहाँ पे जो कट ऑफ आई थी मेरे ख्याल से 52% के आसपास आई थी। तो इस साल भी वो क्या लागू होगी? तो देखिए, मुझे लगता है कि जो सीएपीएफ की एग्ज़ाम है उसका यहाँ पे हमें रेफरेंस लेना चाहिए, क्योंकि देखिए सीएपीएफ की एग्ज़ाम भी 250 मार्क की होती है। जो उनका पहला फेज़ होता है वो भी 250 मार्क का होता है। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो सीएपीएफ का पेपर होता है उसका कट ऑफ 120 या 130 के अराउंड, कभी कभी तो 95 तक भी गया है। मेरे साल जब मैंने दी थी ये एग्ज़ाम, जिस साल मैं इंटरव्यू को गया था उस साल 95 के आसपास कट ऑफ था। सो 120 से 130 तक का इसका कट ऑफ रहता है नॉर्मली। अगर पेपर हार्ड आए तो वो कम हो जाता है। ठीक है, वो या फिर अपने वैकेंसीज पे डिपेंड है। तो अगर हम देखें तो 120 आउट ऑफ 250, यानी लगभग 50% का यहाँ पे कट ऑफ बन रहा है। समझ रहे हो, 50% का अगर कट ऑफ बन रहा है और पैटर्न भी सेम है, तो मुझे लगता है कि इस एग्ज़ाम में CSIR के इस रिक्रूटमेंट में मुझे लगता है कि नियर अबाउट 55% टू 60% कट ऑफ जा सकता है। जी हाँ, 55% टू 60% यहाँ पे कट ऑफ जा सकता है। तो मुझे लगता है कि 190 से लेके 210 दिस विल बी योर गोल्डन स्कोर। यहाँ इसके बीच में ही कट ऑफ रहेगी, ये मुझे बहुत स्ट्रांगली लगा। देखिए, ये तो मेरा सिर्फ अंदाज है। अगर अभी आप बोलोगे कि सर तुम आप ये बोल रहे हैं कि 210 तक आएगा, कि तो ये क्या परफेक्ट है? नहीं, यहाँ पे मैं जो सीएपीएफ की एग्ज़ाम है, क्योंकि इसका और इसका पैटर्न बिल्कुल सेम है, तो मैं इसका रेफरेंस लेके यहाँ पे बता रहा हूँ। और मोस्ट ऑफ द देखिए, यहाँ पे कट ऑफ कम जाने का भी एक रीज़न मैं बता देता हूँ आपको, क्योंकि मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखा है कि 250 के आसपास का कट ऑफ बता रहे हैं। क्या 250 का कट ऑफ जा सकता है? तो मुझे जेन्युइनली लगता है कि नहीं जा सकता है, क्योंकि देखिए इस एग्ज़ाम में 2 ऐसे पॉइंट हैं जिससे ये कट ऑफ कम हो सकता है। पॉइंट नंबर 1 कि यहाँ पे 1/3 की मार्किंग है।
देखिए जिस भी एग्जाम में 1/3 की मार्किंग होती है ना, जैसे मोस्ट ऑफ द यूपीएससी की एग्जाम में ये 1/3 की मार्किंग होती है, तो आप कभी भी देखिए यूपीएससी का कट ऑफ 50% टू 60% के आसपास ही रहता है। कभी भी कैसा भी पेपर आए वो कभी भी ऊपर नहीं जाता इसके। तो मुझे लगता है 1/3 की मार्किंग होने से वजह से ये कट ऑफ 200 के आसपास रह सकता है। और दूसरा जो मेरा यहाँ पे रीज़न है वो है टाइम। यहाँ पे टाइम मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि देखिए जो टाइम है ना, इन्होंने फर्स्ट पेपर में देखिए 150 मार्क हमें सिर्फ 120 मिनट में करने हैं। 150 मार्क ने 150 क्वेश्चन इनफैक्ट, क्योंकि एक क्वेश्चन 1 मार्क का है यहाँ पे। यूपीएससी में तो एक क्वेश्चन 2 मार्क का होता है, तभी भी यहाँ पे कट ऑफ 50 या 60 की आती है, ठीक है, परसेंट की आती है, 50 या 60% की आती है, ठीक है, जो कि होती है 100 या 105 के आसपास में होती है यूपीएससी कट ऑफ, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये टाइम कंस्टेंट एक बड़ा बहुत बड़ा यहाँ पे वजह हो सकती है कि इसकी कट ऑफ कम है, क्योंकि दूसरा पेपर जो है वो तो 200 क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है 150 मिनट में, और 1/3 मार्किंग में होने की वजह से लोग भी यहाँ पे क्वेश्चन ज़्यादा अटेम्प्ट करने में डरेंगे। इसके वजह से मुझे लगता है कि हाँ, यहाँ पे जो कट ऑफ है वो मेरे ख्याल से 210 200 से 210 के आसपास रह सकती है। और अगर आप 250 का स्कोर ले रहे हैं तो मुझे लगता है कि आपका यहाँ पे सिलेक्शन ऑलमोस्ट परफेक्ट हो जाएगा। 250 तक का स्कोर यहाँ पे बहुत ही अच्छा स्कोर माना जाएगा ना। वो आपको हमारा ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इन फ्यूचर मैं इस एग्ज़ाम के बारे में जो भी टॉपिक्स है, जैसे इथिक्स हो गया या फिर करंट अफेयर्स हो गया, इसके बारे में मैं वीडियो बनाता रहूँगा। तो इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर CSIR, प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। इट्स मी प्रणव आकरे, साइनिंग ऑफ। जय हिंद।